नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल स्टडी फ्लाइट पे। आज मैं आपको कक्षा 10 की भौतिक विज्ञान का थर्ड पार्ट लेके आया हूँ। इसका तीसरा भाग है। ये आपका कक्षा 10 और कक्षा 12 दोनों स्टूडेंट के लिए फ़ायदा करेगा, क्योंकि कक्षा 12 में भी प्रकाश का चैप्टर दिया गया है। इसीलिए मैं भाग 1 और भाग 2 में उत्तल दर्पण के लिए तथा अवतल दर्पण के लिए सूत्र का निगमन बताया था, प्रकाश का परावर्तन बताया था। भाग 1 भाग 2 अगर आपने नहीं देखा तो भाग 1 भाग 2 देख लीजिए, क्योंकि उसमें मैंने सूत्र का निगमन बताया कि उत्तल दर्पण के लिए तथा अवतल दर्पण के लिए सूत्र कैसे आप प्राप्त करेंगे, यानी UVF में संबंध बताया था। तो अब उसमें विस्तृत उत्तरीय क्वेश्चन थे, विस्तृत वाला था। अब मैं आपको लघु उत्तरीय क्वेश्चन लेके आया हूँ। विस्तृत हो गया है, अब लघु उत्तरीय पढ़ाएंगे। ये क्रैश कोर्स है। मैं बुक एक तरफ से आपको पढ़ाऊंगा। बोर्ड एग्जाम के बाद आपको मैं बुक पढ़ाऊंगा। आप यूपी बोर्ड में हो, MP बोर्ड हो, हरियाणा बोर्ड हो, किसी भी बोर्ड के हो, सभी में साइंस एक ही है, सभी में NCERT बुक चलती है। तो आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। तो आज मैं आपको क्रैश कोर्स ही पढ़ा रहा हूँ, केवल जो बोर्ड पेपर में आएगा, और कोई क्वेश्चन आपको नहीं बता रहा हूँ। केवल और केवल बोर्ड पेपर में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वही क्वेश्चन अभी मैं करवा रहा हूँ। चैप्टर नंबर 1 व 2 एक साथ मिला हुआ है। प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, परावर्तन और अपवर्तन को एक साथ लेकर चल रहा हूँ मैं। इसमें दर्पण और लेंस एक साथ कंप्लीट करेंगे हम। तो जो बोर्ड पेपर में इम्पोर्टेंट केवल वही क्वेश्चन बता रहे हैं, इसीलिए इसका नाम क्रैश कोर्स है। ठीक है, एक तरफ से जब कोर्स पढ़ना होगा तो मैं आपको एक तरफ से पूरा एक एक चैप्टर के एक एक क्वेश्चन का आंसर बताऊंगा, लिखाऊंगा, एक एक सवाल करवाऊंगा। तो आप परेशान मत होइए। मैथ में तो मैं एक तरफ से पढ़ा रहा हूँ, मैथ में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्योंकि NCERT में कहीं से भी उसको उठा के डाल सकता है। और साइंस में केवल मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ही लिए जा रहे हैं, जो 100% आपका फंसना ही फंसना, इसमें कोई दुई राय नहीं है। ठीक है, तो आप एक बार पढ़ लीजिएगा, आपका पूरा कोर्स जो है क्रैश कोर्स के हिसाब से कंप्लीट हो जाएगा, फुल कोर्स, और आपका बोर्ड पेपर में पूरा फंस भी जाएगा। तो चलिए ज़्यादा बात ना करते हुए काम जारी करते हैं। तो यहाँ पे लिखा है लघु उत्तरीय प्रश्न केवल बोर्ड पेपर के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। पहला क्वेश्चन आपको दिया है, उत्तल दर्पण में किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है, किरण आरेख खींचकर दर्शाइए या समझाइए, ऐसे पूछ सकता है। तो मैंने पहले से बना लिया है आपके लिए कि आपका टाइम खराब ना हो। ठीक है, ये एक उत्तल दर्पण है। मैंने पिछली वीडियो में आपको पढ़ाया था भाग 1 में, भाग 2 में, कि यदि किसी गोली दर्पण के कटे हुए तल में, किसी गोली दर्पण है, ये गोली दर्पण के दबे हुए तल में पॉलिश कर दिया जाए तो बाहर का उभरा हुआ तल क्या कहलाता है? उत्तल दर्पण कहलाता है। अब उत्तल दर्पण द्वारा कहता है प्रतिबिंब किस प्रकार का बनता है, ये आपको बताना, किरण आरेख खींचकर। तो आरेख तो ये बना दिया मैंने। उत्तल दर्पण आप ले लीजिए, एक आप क्या खींचिए, मुख्य अक्ष खींच लीजिए। ये वाली रेखा क्या बोलते हैं? मुख्य अक्ष बोलते हैं। यहाँ पे एक फोकस F मान लीजिए, वक्रता केंद्र या वक्रता त्रिज्या आप C मान सकते हैं। अब क्या करेंगे, दर्पण से कुछ दूरी पर एक बिंदु AB रखिए। दर्पण से, उत्तल दर्पण से कुछ दूरी पर एक बिंदु, एक वस्तु AB है। तो AB वस्तु के शीर्ष बिंदु, B है ना, शीर्ष बिंदु से जाने वाला प्रकाश कहाँ पड़ता है? M पर। ये सीधा प्रकाश कहाँ पड़ा? M पर, जो परावर्तित होकर आपका रिफ्लेक्ट होकर R की तरफ ऐसे निकल रहा है। तो इसको हम ये बताएंगे कि जब उत्तल दर्पण के सामने किसी वस्तु को रखते हैं, जैसे मैं बोल रहा हूँ ऐसे इसकी थ्योरी भी लिख देना है। जब हम उत्तल दर्पण के सामने किसी वस्तु को रखते हैं तो वह वस्तु से जाने वाला प्रकाश दर्पण में परावर्तन के बाद किसी एक बिंदु से मिलता हुआ प्रतीत होता है। एक बिंदु क्या है? ये B' है कि नहीं है? ये B का कहाँ मिल रहा है? B' पर। तो किसी एक बिंदु पर मिलता हुआ प्रतीत होता है, मतलब 100% मिलता नहीं, वास्तव में केवल मिलता हुआ प्रतीत होता है, आभासी प्रतिबिंब है। मिलता हुआ प्रतीत होता है तो इसे हम वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। जैसे वस्तु AB का प्रतिबिंब A', B' के रूप में दिखाया गया है। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव क्या होता है? आभासी व सीधा। देखिए डॉट 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 में दिखा है, तो आभासी भी है, सीधा भी है। आभासी व सीधा, लेकिन वस्तु से क्या होता है? छोटा। वस्तु इतनी बड़ी है, वस्तु और इसका प्रतिबिंब क्या है? इतना छोटा है। बस यही आपको लिख देना है। तो यहाँ पे क्या है, एक शीर्ष बिंदु से आप किरण आरेख खींचिए, इसको रिफ्लेक्ट कर दीजिए सीधा, इसको डार्क कर दीजिए, और फिर इसके बाद ये वाली सीधी रेखा जो होगी, फोकस दूरी F से निकलती है,
और वक्ता केंद्र सी से ये वाले बिंदु को एक वक्ता केंद्र सी से मिला दीजिए। सी से मिलाएंगे तो जहाँ दोनों रेखाएं सी और एफ वाली दोनों रेखाएं जहाँ एक दूसरे को काटेंगे वही वस्तु का प्रतिबिंब बन जाता है। अब इसकी थ्योरी मैं आपको लिख देता हूँ, बस हो गया काम ख़त्म। तो वीडियो रोक के मैं आपको थ्योरी लिख देता हूँ ताकि वीडियो लंबी ना हो। चलिए, जैसा कि मैंने आपका वीडियो रोक के एक उत्तर लिख दिया है, ये लिखा हुआ है कि यदि हम उत्तल दर्पण के सामने किसी वस्तु को रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब आभासी व सीधा लेकिन वस्तु से छोटा बनता है। ये उत्तल दर्पण के सामने किसी वस्तु को रखा तो उसका प्रतिबिंब क्या है, आभासी व सीधा लेकिन वस्तु से क्या है, छोटा बनता है। जैसे वस्तु ए बी का प्रतिबिंब यहाँ दिखा रहे हैं ना, जैसे वस्तु ए बी का प्रतिबिंब ए डैश बी डैश के रूप में दिखाया गया है। ये समझ में आ गया होगा। तो आपको मैं फिर बता देता हूँ, जैसे आप ट्रक, बस या दो पहिया वाहन या चार पहिया वाहन, कोई भी वाहन में आप देखेंगे तो उसमें क्या होता है, साइड ग्लास, ड्राइवर के बगल में एक शीशा लगा होता है, कांच लगा होता है, आप देख सकते हैं, उसको साइड ग्लास बोलते हैं। उस वही उत्तल दर्पण कहलाता है। उसमें बड़ी बड़ी वस्तुओं का प्रतिबिंब आप देखें, पीछे कौन सी गाड़ी आ रही है या कौन सा मकान क्या है, तो उस छोटे से दर्पण में आपको बड़ी बड़ी वस्तुओं का प्रतिबिंब छोटे रूप में दिखाई देता है कि नहीं। तो चलिए, ये क्वेश्चन आपको मुझे लगता है बहुत अच्छा समझ में आ गया होगा। तो ये क्वेश्चन अगर आपसे पूछता है कि उत्तल दर्पण में किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है, किरण आरेख बताइए, तो किरण आरेख ऐसे बनाएंगे, इसको फिर जैसा बना है वैसा लिख देंगे, यही आपका सलूशन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, अवतल दर्पण के सम्मुख स्थित वस्तु में प्रतिबिंब का बनना किरण आरेख द्वारा प्रदर्शित कीजिए जबकि वस्तु की स्थिति नंबर 1 वक्ता केंद्र से अधिक दूरी पर हो, नंबर 2 वक्ता केंद्र पर हो, नंबर 3 है वक्ता केंद्र तथा फोकस के बीच में हो, नंबर 4 है फोकस तथा दर्पण के ध्रुव के बीच हो। तो ये चारों को आपको किरण आरेख बनाकर, चित्र बना करके आपको समझाना है। चारों में से कोई दो आपसे पूछा करता है हमेशा, या उत्तल दर्पण से संबंधित पूछेगा या अवतल दर्पण से पूछेगा, लेकिन अवतल दर्पण से पूछता है तो इन चार में से कोई दो आपसे 100% पूछा करता है। इससे ज़्यादा कभी भी आपसे आज तक कभी पूछा नहीं गया है। जब भी बोर्ड पेपर में आया इन्हीं से आया है। तो चलिए मैं आपको किरण आरेख बना के फिर समझाता हूँ, ठीक है। तो देखिए, पहला पॉइंट मैंने ले लिया कि जब वस्तु वक्ता केंद्र से अधिक दूरी पर हो, ये वक्ता केंद्र सी है, ये फोकस दूरी या फिर दर्पण का ध्रुव क्या है, पी है। तो जब वस्तु को वक्ता केंद्र से अधिक दूरी पर रखते हैं, वक्ता केंद्र से कुछ दूर पर रख दिया ना, अधिक दूरी पर रखते हैं, तो वस्तु का प्रतिबिंब कैसे बनना है ये किरण आरेख द्वारा आपको बताना था। तो सबसे पहले हम क्या करें, अवतल दर्पण द्वारा कह रहा था, हमने एक अवतल दर्पण बनाया, ठीक है। अवतल दर्पण क्या है, गोली दर्पण की यदि बाहरी उभरे हुए तल में पॉलिश कर दिया जाए तो अंदर का दबा हुआ तल क्या कहलाता है, अवतल दर्पण कहलाता है। तो बाहरी तल पे हमने पॉलिश कर दिया तो अंदर का दबा हुआ तल अवतल हो गया। अब क्या है, अवतल दर्पण का ये फोकस बिंदु है, ये वक्ता केंद्र सी है, और ये क्वेश्चन में कहा गया कि वस्तु वक्ता केंद्र से अधिक दूरी पर, वक्ता केंद्र से मैंने अधिक दूरी पर ले लिया वस्तु को, ए बी क्या है, कोई वस्तु है। तो इसमें लिखेंगे क्या, जब वस्तु को वक्ता केंद्र अवतल दर्पण के सामने जब वस्तु को वक्ता केंद्र सी से अधिक दूरी पर रखते हैं तो इससे जाने वाला, वस्तु से जाने वाला प्रकाश सीधे कहाँ पड़ता है, दर्पण पर पड़ता है, और परावर्तन के बाद, दर्पण के परावर्तन के बाद किसी एक बिंदु पर मिलता है। कहाँ मिलता है, ये बी डैश पर मिल रहा है, बी का बी डैश पर मिल रहा है, तो किसी एक बिंदु पर मिलता है तो उसे हम दर्पण का क्या, वस्तु का क्या बोलते हैं, वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं वस्तु ए बी का प्रतिबिंब क्या, ए डैश बी डैश के रूप में बन रहा है। तो यहाँ पे इसकी परिभाषा यही लिखेंगे। और देखने में एक ऐसा है, देखने में वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से छोटा दिख रहा है। ये जो वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से छोटा है, वास्तविक तथा उल्टा वस्तु से छोटा। उल्टा क्यों, क्योंकि बी ऊपर है तो बी कहाँ बन जाता है, नीचे। आप देख सकते हैं मुख्य अक्ष के ऊपर सीधा वस्तु रखा है तो उसका प्रतिबिंब नीचे बन रहा है मुख्य अक्ष के, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उल्टा प्रतिबिंब बोलते हैं। तो इसको ये बताएंगे, इसका निष्कर्ष ये निकला कि अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब, अवतल दर्पण के सामने जब हम किसी वस्तु को, अवतल दर्पण के सामने किसी वस्तु को वक्ता केंद्र सी से दूर रखते हैं तो उस वस्तु से जाने वाला प्रकाश सबसे पहले दर्पण में परावर्तन के बाद किसी एक बिंदु पर मिलता है तो उसे हम अवतल दर्पण का क्या बोलते हैं, प्रतिबिंब बोलते हैं। जैसे वस्तु ए बी का प्रतिबिंब ए डैश बी डैश के रूप में दिखाया गया है। इस प्रकार रखे वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक व उल्टा लेकिन वस्तु से छोटा बनता है। वास्तविक व उल्टा, उल्टा क्यों है, आप देख सकते हैं बी का बी डैश नीचे बन रहा है।
मुख्य अक्ष के ऊपर होता तो सीधा हो जाता है, ये नीचे बन रहा है तो क्या है, उल्टा बन रहा है। बस इतनी परिभाषा लिख देना है, दैट्स ऑल। तो इसको मैं लिख के आपको बता देता हूँ। चलिए, तो आप देख सकते हैं मैंने वीडियो रोक के आपको ये लिख दिया है ताकि कोई दिक्कत ना हो, वीडियो लंबी भी ना जाए, आपका काम भी हो जाए। तो मैंने लिखा, जब हम अवतल दर्पण के सामने किसी वस्तु को दर्पण के वक्ता केंद्र सी से दूर रखते हैं, दर्पण के वक्ता केंद्र सी से क्या है, दूर रखते हैं, तो उसका प्रतिबिंब सी तथा एफ के बीच में बनता है। ये वक्ता केंद्र सी तथा फोकस दूरी एफ के बीचों बीच बनेगा। फिर क्या है, जो वास्तविक उल्टा व वस्तु से छोटा होता है। वास्तविक उल्टा क्या है, वस्तु से छोटा है कि नहीं, इतनी बड़ी वस्तु छोटा सा प्रतिबिंब बनता है। जैसे वस्तु ए बी का प्रतिबिंब ए डैश बी डैश के रूप में, यह वस्तु ए बी का प्रतिबिंब ए डैश बी डैश के रूप में दिखाया गया है। बस इतना ही लिखना है, इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं लिखना है। बस ये हो गया आपका। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसी का सेकंड पार्ट। तो देखिए, सेकंड पार्ट हमको दिया था, जब वस्तु वक्ता केंद्र सी पर हो। अब के हम अवतल दर्पण के सामने क्या है, वस्तु को वक्ता केंद्र सी पर रख दिए हैं। उस वाले में हम आपको दिखा देते हैं, उसमें हमने क्या किया था, वस्तु को दर्पण के वक्ता केंद्र सी से दूर रखे थे, अधिक दूरी पर रखे थे। अब की बार वक्ता केंद्र सी पर ही रख दिए, है कि नहीं, क्योंकि सी पर पहुंच रहा है तो सी पर रख दिए। तो वस्तु से जाने वाला प्रकाश, जब हम अवतल दर्पण के सामने किसी वस्तु को रखते हैं तो उससे जाने वाला प्रकाश अवतल दर्पण में परावर्तन के बाद किसी एक बिंदु पर मिलता है। यहाँ से एक रेखा आप देख सकते हैं फोकस दूरी से होकर जाता है, एक यहाँ से परावर्तित होकर शीर्ष बिंदु से होकर आता है। तो दोनों रेखाएं जहाँ पर एक दूसरे को काटेंगी वहीं वस्तु का प्रतिबिंब हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं वस्तु ए बी का प्रतिबिंब ये बी डैश पर मिल रहा है, बी का शीर्ष बी डैश पे। तो ये वस्तु का प्रतिबिंब, जब वस्तु को हम वक्ता केंद्र सी पर रखेंगे तो वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु के बराबर बनेगा। यानी कि सी पर जब हम वस्तु को रख रहे हैं तो वस्तु का प्रतिबिंब सी पर ही बन रहा है, क्योंकि ये क्या है, सी पर हम मुख्य अक्ष के ऊपर रख रहे हैं तो मुख्य अक्ष के नीचे बन रहा है। तो हम इसको ये कहेंगे कि जब हम अवतल दर्पण के सामने किसी वस्तु को अवतल दर्पण के वक्ता केंद्र सी पर रखते हैं तो उसके द्वारा बना प्रतिबिंब वास्तविक का उल्टा लेकिन वस्तु के बराबर होता है। क्यों? क्योंकि वक्ता केंद्र सी पर रख रहे हैं तो सी पर ही इसका प्रतिबिंब बन रहा है। बस इतना ही लिख देना है, बाकी और कुछ भी करने की ज़रूरत आपको नहीं है। तो चलिए इसको मैं लिख के दिखाता हूँ। हाँ, तो जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने वीडियो रोक करके आपका ये सलूशन लिख दिया है ताकि वीडियो अधिक लंबी ना हो। तो मैंने कहा अभी मैं फिगर आपको समझा चुका हूँ, इसमें बस यही लिखना है कि जब हम अवतल दर्पण के सामने किसी वस्तु को वक्ता केंद्र सी पर रखते हैं, सी पर रखे हैं ना, तो उसका प्रतिबिंब मुख्य अक्ष के नीचे, मुख्य अक्ष बीच वाली रेखा, मुख्य अक्ष के ऊपर वस्तु को रख रहे हैं तो मुख्य अक्ष के नीचे का प्रतिबिंब बन रहा है, वक्ता केंद्र सी पर ही बनता है, जो वास्तविक उल्टा लेकिन वस्तु के बराबर होता है। वास्तविक उल्टा तो है लेकिन वस्तु के क्या है, बराबर। जैसे 1 मीटर लंबी वस्तु है तो 1 मीटर का इसका प्रतिबिंब भी बनेगा, जैसा कि चित्र में दिखाया गया। ये चित्र में आपको मैंने दिखा दिया है कि वस्तु ए बी का प्रतिबिंब ए डैश बी डैश के रूप में, ये ए बी का प्रतिबिंब ए बी डैश, ए डैश नहीं है यहाँ पे, ए बी डैश, क्योंकि यहीं से इसको भी ले लिया है, ए बी डैश के रूप में बनता है। तो बस इतना ही लिखना है दोस्तों। अब चलते हैं तीसरे पॉइंट पे इसके। तो तीसरा पॉइंट था आपका कि जब वस्तु को वक्ता केंद्र सी तथा फोकस दूरी एफ के बीच में रखते हैं, तो आपकी बार क्या है, वस्तु को सी एफ के बीच में रखा जा रहा है। सी एफ के बीच में रखता है तो कैसा प्रतिबिंब कैसा बनेगा, इसका किरण आरेख बताइए। तो बस अवतल दर्पण हम एक बना दिया, फिर मैंने कहा बाहरी उभरे हुए तल पे पॉलिश कर दिया तो अंदर का दबा हुआ तल अवतल है। तो अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष पर एफ तथा सी के बीच में, यानी कि फोकस दूरी तथा वक्ता केंद्र सी के बीच में हम वस्तु ए बी को रख रहे हैं। तो वस्तु ए बी से जाने वाली प्रकाश किरण दर्पण में परावर्तन के बाद किसी एक बिंदु पर मिल रही है। एक किरण मैंने कहा यहाँ से जाएगी, एक बीच से जा रही है। तो ये दोनों किरणें देख रहे हैं यहाँ पे आके टकराती हैं, है ना, बी डैश पे। तो मैंने कहा दर्पण के सामने यदि किसी वस्तु को रखते हैं तो दर्पण के सामने उस वस्तु का क्या है, प्रकाश की किरणें जाएंगी, उस वस्तु की उस द्वारा प्रकाश की किरणें कहाँ पड़ेंगे, दर्पण पड़ेंगे, जो परावर्तित होकर किसी एक बिंदु पर मिलती हैं। उसे हम क्या कहते हैं, वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। तो वस्तु ए बी का प्रतिबिंब ए डैश बी डैश के रूप में आपको क्या है, दिखाया गया है। तो आप देख सकते हैं जब वस्तु को सी एफ के बीच में रख रहे हैं तो वस्तु का प्रतिबिंब क्या है, बड़ा बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो आप देख सकते हैं इसका प्रतिबिंब क्या है, बड़ा। तो एक निष्कर्ष इसमें आप समझ लीजिए कि जब हम वस्तु को वक्ता केंद्र सी से दूर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब क्या है, छोटा बनता है। और जैसे जैसे वस्तु को हम दर्पण के नज़दीक ले जाएंगे
तो उसका प्रतिबिंब क्या है, ये बड़ा होता चला जाएगा। इसका निष्कर्ष यही है। जब वक्ता केंद्र सी पर रखते हैं तो वस्तु के बराबर बनता है। अब वह सी एफ के बीच में रखे हैं तो वस्तु से बड़ा बना। अभी हम कहाँ ले जाएंगे, अगले पॉइंट अगर एफ पे ले जाएंगे तो फिर क्या हो जाएगा, अनंत पे पहुँच जाएगा, है कि नहीं। जब आप फोकस दूरी एफ पे लेके चले जाओगे तो वस्तु आपका क्या निकल जाएगा, इनफाइनाइट पहुँच जाएगा, है कि नहीं। तो अभी अगला पॉइंट हम बाद में देखेंगे, पहले यही देख रहे हैं कि सी एफ के बीच में रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, ए डैश बी डैश के रूप में बनता है, जो वस्तु से बहुत बड़ा होता है। तो चलिए इसकी परिभाषा बस यही लिख देना है और कुछ नहीं। तो मैं थोड़ा सा वीडियो रोक के लिख देता हूँ। तो आप देख सकते हैं मैंने इसकी परिभाषा लिख दी है। इसको कैसे डिजाइन किया गया है सब लिख दिया है कि जब हम वस्तु को सी तथा एफ के बीच में रखते हैं, सी एफ के बीच में रखते हैं, ये रखी हुई है वस्तु, तो उसका प्रतिबिंब वक्ता केंद्र सी से दूर मुख्य अक्ष के नीचे बनता है। सी से दूर है, देखो मुख्य अक्ष के क्या है, नीचे बन रहा है। बीच वाली रेखा क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष बोलते हैं। अतः इस दशा में वस्तु ए बी का प्रतिबिंब ए डैश बी डैश के रूप में बनता है। देखो वस्तु ए बी का प्रतिबिंब ए डैश बी डैश के रूप में बनता है, जो वास्तविक उल्टा व वस्तु से बड़ा होता है। ये वस्तु ए बी आपका छोटी है, प्रतिबिंब इसका क्या है, बड़ा सा बनता है। बस इतना सा लिखना है। चलिए अगले पॉइंट पे फोकस करते हैं। तो चलिए देखते हैं, चौथा पॉइंट कहता है जब हम वस्तु दर्पण के ध्रुव P तथा फोकस F के बीच में रखते हैं तो क्या होता है, बीच में होता है तो क्या होता है, देखिए दर्पण का ध्रुव P है, फोकस दूरी है F है। जब वस्तु को PF के बीच में रखते हैं, ये वस्तु ए बी रखा है, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो आप देख सकते हैं इससे ये रिफ्लेक्ट होकर किरणें कहाँ मिलती हुई दिखाई दे रहे हैं, ये बी डैश पे मिलती हुई दिखाई दे रहे हैं। लेकिन दर्पण के पीछे आभासी बनने के लिए डॉट 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 का मतलब आभासी किरणें बनती हैं। तो ये डॉट 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 करते हुए बिंदु बी पर बन रही हैं। तो आप देख रहे हैं इसका प्रतिबिंब भी क्या है, आभासी है कि नहीं है, लेकिन वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा बन रहा है। तो इसका ये निष्कर्ष निकला कि जब हम वस्तु को एफ तथा पी के बीच में रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे, अवतल दर्पण के पीछे वस्तु से बड़ा बनता है, जो आभासी सीधा व वस्तु से बड़ा होता है। बस यही चीज़ आपको लिख देना है। इस प्रकार आपका क्वेश्चन ये कंप्लीट हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, मैंने वही चीज़ लिख दिया जो मैंने अभी आपको बताया कि जब हम वस्तु को एफ तथा पी के बीच में रखते हैं, ये एफ है ये पी है, फोकस दूरी तथा दर्पण का ध्रुव पी के बीच में रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे आभासी व सीधा, उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे आभासी व सीधा लेकिन वस्तु से बड़ा बनता है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया कि वस्तु ए बी का प्रतिबिंब ए डैश बी डैश के रूप में बनता है। बस इतना सा लिखना है आपको। तो ये चार में से एक बोर्ड एग्जाम में 101% पक्का आना ही आना है, इसलिए इस चारों को तैयार कर लीजिए। चारों में से कोई दो आपका पॉइंट फंस जाता है, ठीक है। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए दोस्तों, हम इसमें थ्योरी तो पढ़ लिए हैं, थ्योरी हमारी कंप्लीट हो चुकी है लगभग पूरी। तो थ्योरी के साथ अब हम सवाल लगाएंगे, अवतल और उत्तल के, अवतल उत्तल दर्पण के सवाल लगाएंगे। तो सवाल लगाने से पहले मैं आपको कुछ इसके ट्रिक बताना चाहूँगा। अगर ये ट्रिक आपको याद रहेगा तो आपको सवाल बहुत आसानी से आ जाएगा। तो चिन्ह परिपाटी के अनुसार अवतल दर्पण के लिए हम क्या करेंगे, वस्तु की दूरी जो u होती है, दर्पण से वस्तु की दूरी u मानेंगे, u का मान ऋण में लिखेंगे। दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी v मानते हैं, इसका मान भी ऋण में लिखते हैं। दर्पण की फोकस दूरी f मानते हैं, इसका भी ऋण में। दर्पण का वक्ता केंद्र c जो होता है, या वक्ता केंद्र c मानेंगे, इसका भी मान जो भी आएगा ऋण में। कहने का मतलब अवतल दर्पण के लिए सभी मान हम क्या लिखेंगे, ऋणात्मक ही लिखेंगे, तभी अपना सलूशन सही आएगा। इसी प्रकार उत्तल दर्पण के लिए अगर हम बात करें तो दर्पण से वस्तु की दूरी u का मान ऋणात्मक, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी v का मान धनात्मक, फोकस दूरी f का मान धनात्मक। कहने का मतलब कि उत्तल दर्पण के लिए u ऋणात्मक, बाकी सब मान क्या लिखते हैं, धनात्मक लिखते हैं। फिर इसके बाद मैंने बनाया कि दर्पण के लिए सूत्र, मैं आपको दर्पण के लिए सूत्र सिद्ध करवा चुका हूँ। उत्तल दर्पण का और अवतल दर्पण का दोनों को सिद्ध करवाया है। तो दोनों का सूत्र जो है एक ही होता है, सिद्ध करके देखिएगा आप। मैंने बताया है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, यही दोनों का फार्मूला होता है। तो दर्पण कोई भी कहे, इसलिए मैंने दर्पण के लिए लिखा है, ना तो उत्तल लिखा ना तो अवतल, दोनों दर्पणों का एक ही सूत्र होता है। उसके बाद मैंने आपको अगला पॉइंट लिखा है कि उत्तल तथा अवतल दर्पण की आवर्धन क्षमता, आवर्धन क्षमता का भी सूत्र होता है। ये एग्जाम के दृष्टि से जितना ज़रूरी है केवल उतने बता रहा हूँ, अभी मैं आपको बता रहा हूँ। जब मैं आपको क्रैश कोर्स ख़त्म कर दूंगा, आपका मैं कोर्स पढ़ाऊंगा फिर से,
तो जब बुक से पढ़ाऊँगा तो एक एक थ्योरी आपका सबका लिखूँगा। अभी मैं केवल जितना एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंट है वही चीज़ें लिख रहा हूँ। तो आवर्धन क्षमता क्या होती है? आवर्धन क्षमता को यम मानते हैं। दर्पण के लिए आवर्धन क्षमता यम बराबर -v/u होता है। क्योंकि यम बराबर I/O, तो यम का मान ये क्या है? वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई तथा बटे वस्तु की लंबाई। तो I/O, यम बराबर I/O होता है। तो यम बराबर हम I/O रख दें तो -v/u की ये भी हो जाएगा। तो यम का एक फार्मूला ये भी होता है, एक फार्मूला ये भी होता है। मान हमारा v/u, v और u का दिया है तो ये वाला लगाएंगे, I और O दिया है तो ये लगाएंगे। यहाँ पे O क्या है? वस्तु का आकार कह सकते हैं या वस्तु की लंबाई कह सकते हैं। I क्या है? वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई। प्रतिबिंब बोले तो इमेज माने प्रतिबिंब होता है, तो प्रतिबिंब की लंबाई और ये वस्तु की लंबाई है। और आभासी प्रतिबिंब के लिए कभी कभी क्या कहता है कि आभासी प्रतिबिंब और वास्तविक प्रतिबिंब के लिए क्वेश्चन में बोल देता है, चाहे अवतल हो या उत्तल दर्पण का हो। तो सवाल में बोलेगा आभासी के लिए कहे तो यम का मान धनात्मक लिखेंगे, वास्तविक के लिए कहेगा तो यम का मान हम ऋण में लिखकर सवाल हल करेंगे। इस प्रकार हमारा सवाल अच्छे से हल हो जाएगा। चलिए मैं एक दो क्वेश्चन आपको करके दिखाता हूँ। चलिए दोस्तों, अब आंकिक प्रश्न मैं हल करके दिखा रहा हूँ आपको कैसे हल होता है। आंकिक प्रश्न आपको दिया है, कह रहा है 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर 2 सेंटीमीटर लंबाई की एक वस्तु रखी है। बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति, आकार तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले सवाल में आपको पकड़ना कहाँ से? पकड़ेंगे क्या कि सवाल जो कह रहा है वो अवतल का है या उत्तल का है। सवाल में आपको यह देखना कि अवतल दर्पण का सवाल है या उत्तल दर्पण का सवाल है। ये पकड़ के आप चलेंगे तभी आपका हल होगा। तो हम देख रहे हैं कि हमारा सवाल क्या है? अवतल दर्पण का सवाल है। बस अवतल दर्पण का तो दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि अवतल दर्पण के लिए सभी मान क्या लिखे जाते हैं? ऋणात्मक लिखे जाते हैं। तो बस चिन्ह पर पार्टी के अनुसार मैंने अभी आपको बताया कि अवतल दर्पण के सभी मान ऋण में लिखना है। तो क्या है? 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी, तो आपको ये लिखना है फोकस दूरी F बराबर -15 सेंटीमीटर। फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु रखी है। तो वस्तु की दूरी दर्पण से क्या है? दर्पण से वस्तु की दूरी को क्या मानते हैं? u बराबर -30 सेंटीमीटर दूरी पर 2 सेंटीमीटर लंबाई की वस्तु रखी है। तो वस्तु की लंबाई को आप क्या मानते थे? वस्तु की लंबाई को O मानते थे, बराबर 2 सेंटीमीटर। अब आप UVF में ऋण लगाइए, I और O वाले में ऋण चिन्ह लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिक आपका बनता चला जाएगा। ठीक है, केवल UVF में चिन्हों का आपको प्रदर्शन दिखाना है। अब क्या करेंगे? बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की दूरी आपकी क्या हो जाएगी? प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की दूरी आप समझ लीजिए होता है V आपको निकालना है, प्रतिबिंब की दूरी V। फिर कहता है स्थिति और आकार, प्रतिबिंब की स्थिति और आकार I होता है। तो प्रतिबिंब का है आकार, प्रतिबिंब का आकार का या लंबाई का है तो इसको हम क्या मानेंगे? I बराबर क्वेश्चन मार्क। तो आपको F दिया है, U दिया है, V पूछ रहा है, O दिया है तो I पूछ रहा है। बस इतना मान दिया है, इसी के आगे आप हल कर लीजिए। तो चलिए कैसे हल करेंगे इस क्वेश्चन को। तो दर्पण के लिए मैंने आपको सूत्र बताया है, चूँकि दर्पण के लिए सूत्र होता है, दर्पण के लिए सूत्र क्या है आप जानते हैं? 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U से आप इसको लगाइए तो 1/F का मान है -15, V का मान आपको निकालना है, U का मान है -30। तो 1/15 हो गया, 1/V प्लस माइनस का गुणा हो जाएगा -1/30। तो आपको चाहिए क्या? V का मान। तो आप ज़रा से पक्षांतर करेंगे, इसको इधर लाएंगे तो 1/30, ये माइनस इधर आया प्लस हो गया, 1/15 बराबर 1/V। 15 और 30 का एलसीएम क्या आएगा? 30 ही आएगा। तो 30 एक कम 30, 1 एक कम 1, 15 दूना 30, 2 एक कम 2। अगर आप भिन्न नहीं पढ़े हैं तो पढ़ लीजिए, बहुत ईजी है, 2-3 में पढ़ाया जाता है। तो आप प्लस माइनस देख रहे हैं, ये प्लस का ये माइनस का, प्लस माइनस घटता है चिन्ह बड़ी संख्या का, तो 2 में से 1 घटाएंगे 1 आएगा। चिन्ह बड़ी संख्या क्या है? संख्या के बाएं साइड के चिन्ह देखते हैं, 2 का चिन्ह ऋण का है तो 2 बड़ा है तो ऋण लगा 2/30 बराबर 1/V।
अब आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, माइनस नीचे लगा लो 1/b, ताकि अंश अंश के बराबर हो तो हर के बराबर हम दिखा सकें, ठीक है ना। अंश को हम अंश के बराबर, ये माइनस को उठा के नीचे कर लिया, अब अंश अंश के बराबर हर के बराबर करिए, या फिर तिर्यक गुणा करिए तो v बराबर आएगा -30 सेंटीमीटर। इस प्रकार प्रतिबिंब की दूरी आ गई, तो लिखेंगे अतः दर्पण से प्रतिबिंब कितनी दूरी बनेगा, प्रतिबिंब 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। तो इसकी प्रकृति ये हो गई। लेकिन अगर प्रकृति में आपको और एक ट्रिक बता दूं, देखिए अवतल दर्पण के लिए सब मान ऋणात्मक होता है, अगर ऋण के बजाय ये धन में आ जाता तो प्रतिबिंब आगे नहीं बल्कि कहाँ बन जाता, पीछे बन जाता। जैसा चिन्ह मैंने बताया, अगर वैसा चिन्ह हल करने पर नहीं आता है तो प्रतिबिंब की प्रकृति बदल जाएगी, यानी आगे के बजाय पीछे बन जाएगी। ये बात आपको याद रखना है। तो अवतल में ऋण में ही होता है सब चिन्ह, तो ऋण में आया तो प्रकृति बदलने का कोई चांस नहीं है। चलिए अब अगला हमें इसे में निकालना है, क्या निकालना है, आई का मान निकालना है। तो चूंकि हम जानते हैं I/O बराबर -V/U, आवर्धन क्षमता का सूत्र यही तो बताया अभी मैंने। तो अब क्या हो जाएगा, I का मान चाहिए तो -V/U गुणे O। दर्पण के लिए आवर्धन क्षमता ये होती है, चाहे अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल, दोनों में एक ही आवर्धन क्षमता है। अब V का मान आप देख रहे हैं -30 है, और U का मान आपको दिया है -30, ये भी दिया है, और O का मान दिया है 2। तो ये -30 से -30 कटे कितना है, I बराबर आ गया 2 सेंटीमीटर। तो जितनी बड़ी वस्तु थी, ये देख लीजिए 30 से 30 कटा तो ये -2 ही आ गया। तो जितनी बड़ी वस्तु थी, वस्तु की लंबाई आपको मैंने कितना बताया था, 2 सेंटीमीटर। आप देख सकते हैं क्वेश्चन में दिया था वस्तु की लंबाई O क्या है, 2 सेंटीमीटर। तो वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई कितना आ गया, 2 ही तो आया। तो यहाँ पे इसकी प्रकृति ये लिखेंगे, अतः वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु के कहाँ बराबर बनेगा, तो अभी मैंने वीडियो में आपको पीछे बताया है कि बराबर कब बनता है, जब वक्ता केंद्र C पर रखा जाता है वस्तु को, है कि नहीं। इसका मतलब ये वस्तु कहाँ पे रखी, दर्पण के वक्ता केंद्र C पर रखी, इसीलिए वस्तु 2 सेंटीमीटर लंबी वस्तु का प्रतिबिंब 2 सेंटीमीटर का ही बन रहा है। इसका मतलब वस्तु कहाँ पर रखी है, वक्ता केंद्र C पर। अगर कोई पूछे कि वस्तु कहाँ रखी है तो आप बता सकते हो कि वक्ता केंद्र C पर रखा है, क्योंकि जब वस्तु को वक्ता केंद्र C पर रखते हैं तभी उसका प्रतिबिंब वस्तु के बराबर बनता है। चलिए, मुझे लगता है आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा।